हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे आज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज के इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कुछ खास बातें हैं, जो कुछ खास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या और बनती क्यों है। ठीक है, देखिए इस वर्ड को, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा हुआ है। ये फ्रेज है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीन वर्ड्स आ रहे हैं, कैश, कैश। हालांकि हम अकाउंटेंसी में कैश का मतलब लेते हैं वो लिक्विड कैश, जो हमारे कैश इन हैंड होता है, जिसको हम खर्च सकते हैं वो। लेकिन यहाँ पर ना, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग थोड़ा वाइड मीनिंग है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। कैश का एक्चुअली इसमें मतलब होता है कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या मतलब है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी वो सारी एसेट्स, ये एसेट से रिलेटेड है, वो सारी एसेट्स जो या तो कैश ही है, कैश की फॉर्म में है ना, या तो कैश की फॉर्म में है, या कैश इक्विवेलेंट्स बिल्कुल कैश की तरह है, इक्वल है उसके। क्या मतलब है? देखिए, क्या अगर हम सारी एसेट्स को कैश से कंपेयर करते हैं तो कैश में एक खास खूबी है, क्या कि हम इसको जब चाहें खर्च कर ले। मान लीजिए मेरे पास अगर 1000 रुपए हैं तो मैं मार्केट में जाऊं तो 1000 रुपए का सामान ला सकती हूँ। ठीक है ना। अगर इतनी ही एसेट की मेरे पास कोई और चीज है, मान लेते हैं इतनी एसेट्स के हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, हम उसको दे और कहे कि 1000 रुपए का मुझे एग्जैक्टली सामान दे दो, तो जरूरी नहीं वो बिक जाएगा, है ना। वो नहीं लेना चाहता, वो कैश रेडिली एक्सेप्टेबल है, हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना, रेडिली एक्सेप्टेबल है। जब चाहो आप इसको मार्केट में कन्वर्ट मतलब जो चीज आप चाहते हो उसमें कन्वर्ट कर लो, उतने ही वैल्यू में। कोई आपसे मोल भाव इसमें नहीं करेगा। मोल भाव से मेरा मतलब है ये नहीं कहेगा कि 1000 रुपए का कैश दे रहे हो तो मैं तुम्हें 900 रुपए की चीज दूंगा, ये नहीं कहेगा। ठीक है, अगर बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, स्टॉक, अगर इनको देखो ना तो आप जब चाहो तब नहीं कन्वर्ट कर सकते उतने पैसे में। यानी जब चाहो, मान लो बिल्डिंग आपकी 1 करोड़ की है तो आप किसी को बोलो कि ये लो 1 करोड़ के रख लो और मुझे इसके बदले में 1 करोड़ की दूसरी चीज दे दो, आपको नहीं मिलेगी, वो नहीं चाहता। लेकिन कैश हर कोई मानेगा। तो कैश एक ऐसी एसेट है जो हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड का क्या मतलब? उतने पैसे की आपको बिल्कुल मार्केट में चीज मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिना किसी लॉस के। बिना किसी लॉस का मतलब है कि 1000 रुपए के बदले में 1000 रुपए की चीज मिल जाएगी अगर आप कैश मार्केट में लेने जाओगे। तो ये तो बात होगी हमारी कैश। दूसरी हमने कहा एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी वो दूसरी एसेट्स जो बिल्कुल कैश के बराबर है। क्या मतलब है कैश के बराबर है? यानी ये भी हाईली लिक्विड है। कहने का मतलब है इनको भी कन्वर्ट अगर आप चाहो कराने में, कैश में बदल सकते हो बिना किसी लॉस के। जैसे एग्जाम्पल आप हो गया, ऐसी कौन सी चीज है भाई? ऐसी चीज को मैं अगर एग्जाम्पल में दूं तो वो हो गया आपका कैश एट बैंक, या मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं बैंक बैलेंस, क्योंकि आपका पैसा जो बैंक में रखा हुआ है वो आपका पैसा है ना। आप उसको, ये थोड़ा, मान लीजिए 5 लाख रुपए रखे हुए हैं तो ये थोड़ा बैंक कहेगा नहीं हम आपको 5 लाख नहीं दे रहे, आप 5 लाख निकलवाओ, मार्केट में जाओ ले लो, या किसी को चलो कैश ना भी दो, सीधा 5 लाख की चीज खरीदी, 5 लाख का चेक दिया या ऑनलाइन पेमेंट करी, आपको मिल जाएगा सामान, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश एट बैंक हमारा वो कैश के इक्वल है। हम कह रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश उसको माना जाता है कि या तो वो कैश ही हो या कैश के बिल्कुल बराबर हो। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि पहला इसका हो गया हमारा कैश ही हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा कैश एट बैंक। क्या कुछ और भी ऐसी चीजें हैं? हाँ, देखते हैं। ऐसी और भी कुछ एसेट्स होती हैं जो बहुत इक्वल हैं कैश के। इसके अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड का क्या मतलब होता है? कस्टमर से चेक मिले, मान लीजिए 2 लाख का चेक मिला, आप उसको 2 लाख को जमा करा दो बैंक में, आपके कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ लॉस नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। तो कैश, वो चेक्स इन हैंड भी हमारा हो गया। इसके अलावा हम और किसको कह सकते हैं? इसके अलावा हम कह सकते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या मतलब होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज का?
ऐसी कोई सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह हो गए, सिक्योरिटी जो हम स्टॉक मार्केट में खरीद बेच सकते हैं, तो उसका जो मार्केटेबल का मतलब होता है जिसकी रेडी मार्केट है। रेडी मार्केट से क्या मतलब कि आप जब चाहो उसको बेच लो। अब देखिए, आप जानते हो अगर आपने कोई सिक्योरिटीज खरीद रखी है किसी कंपनी की, मार्केट में जो रेट है आप उस रेट पे बेच सकते हो। हम देखो, हम ये कह रहे हैं कि कैश इक्विवेलेंट्स वो एसेट है कि जिसका जो मार्केट रेट है वो आप उसको बेच लो उतने में, आपको कोई खास नुकसान नहीं होगा। जो लॉस होगा वो नेग्लिजिबल लॉस होगा या नहीं होगा, विद नो लॉस और वेरी वेरी मार्जिनल, वेरी नेग्लिजिबल लॉस होगा। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसके अंदर आती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और किसको कंसीडर करते हैं, हम ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इनको भी हम कैश के इक्वल कहते हैं, क्योंकि ये भी वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये यूजुअली 3 महीने से कम की होती हैं कि जिनको आप चाहो फटाफट से बेच लो, कोई खास लॉस नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा ना अगर आप देखो तो आप स्टॉक पर है सोच रहे होगे, लेकिन देखिए स्टॉक बिल्कुल भी कैश इक्विवेलेंट नहीं है। कारण क्या है कि स्टॉक का मतलब है कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपए के गुड्स बना के रखे हुए हैं, तो क्या आप जब चाहो उसको 10,000 रुपए कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? आंसर इज नो। क्यों? अरे भाई, कस्टमर आएगा तो खरीदेगा, नहीं बिका तो नहीं बिका, बिक जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, लेकिन बाकी नहीं। इवन दूसरी फिक्स एसेट्स होती हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये कोई कैश के इक्वल नहीं है, क्योंकि आप इनको जब चाहो तब नहीं बेच सकते। समझ रहे ना, जब चाहो तब नहीं बेच सकते। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज ना, इसका एक हम अच्छा और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल कह सकते हैं गोल्ड। लेकिन गोल्ड में भी ना एक बात आपको याद रखनी है कि गोल्ड की भी एक बात है कि गोल्ड का मान लीजिए जो ज्वेलरी वगैरह है ना, वो हाईली लिक्विड नहीं होता। हाईली लिक्विड कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आपने तो खरीदी 50,000 की, लेकिन अगर आप उसको बेचने जाओगे ना तो वो यूजुअली 50,000 की तो नहीं बिकेगी ना, लॉस हो गया। हमने कहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में वो सारी एसेट्स आती हैं जिनको जो हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड का मतलब जब चाहे आप उसको कैश में कन्वर्ट करा लो, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब है जब हम चाहें तभी, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस, बिना किसी लॉस के, कोई खास लॉस उठाए बिना ये कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको कहते हैं कैश। हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब कैश नहीं होता अकेला, कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी या तो वो सारी एसेट्स कि या तो वो कैश की फॉर्म में है या हम जब चाहें उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। इसके आपको एग्जांपल्स दिए, लेकिन गोल्ड में भी आपको बताया कि ज्वेलरी को यूजुअली हम नहीं कंसीडर करते हैं। गोल्ड बिस्किट्स वगैरह जो है वो यूजुअली कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब ज्वेलरी वगैरह बनती है तो उसमें थोड़ा बहुत एडिशन किया जाता है ना, कुछ मिक्स किया जाता है, तो वो फिर वो थोड़ा सा उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखिए हम पहले क्या समझ रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इसमें हमने एक पहला वर्ड समझा कैश। हाँ, चलो दूसरा वर्ड इसके अंदर आता है फ्लो। फ्लो, फ्लो का मतलब जानते हो ना, आना जाना। फ्लो, कोई चीज फ्लो करे, वाटर फ्लो कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो फ्लो का मतलब है जिसमें जितना जो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब आने जाने की बात हो रही है तो चेंज कितना आ रहा है जा रहा, इसमें मतलब कहने का मतलब यह है कि हाउ मच इज कमिंग, इनफ्लो कितना हो रहा है या आउटफ्लो कितना हो रहा है, मतलब आ कितना रहा है या जा कितना रहा है, तो वो हो गया हमारा फ्लो। और स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं। यानी अब अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिफाइन करें तो क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कैश या कैश के इक्विवेलेंट्स जो एसेट्स हैं उनका इनफ्लो या आउटफ्लो बताती है अंडर, अब इंपॉर्टेंट बात, अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिया होगा, आई होप आई कैन रब द बोर्ड, ये आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम दोबारा एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट को फिर डिफाइन करेंगे, क्योंकि उससे हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि हम क्या इसमें बनाते हैं। हमने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट
ये एक स्टेटमेंट है विच शोज द फ्लो, फ्लो का मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो, आना या जाना, फ्लो ऑफ कैश, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। हमने अभी इस बात को डिफाइन कर ही दिया कि कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, which shows the flow of cash or cash equivalents under the operating investing and financing activities during the accounting period, एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी हम ले रहे हैं, 6 महीने का, साल का, जितना भी हम ले रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड में ऐसी कैश और कैश का इक्विवेलेंट्स में कितना चेंज आया है, फ्लो का मतलब चेंज कह सकते हो ना, कितना चेंज आया है वो बताती है। और वो जो चेंज बताती है ना, वो बताती है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, कि कितना कैश आया गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, कितना कैश आया या गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, कितना कैश आया गया फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। एक अकाउंटिंग पीरियड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश आया गया, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना कैश आया गया, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया गया। तो ऐसी स्टेटमेंट जो ये बताती है उसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, आपको ये जानना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। इसकी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल है। टूल किस चीज का टूल? एनालिसिस का टूल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज का मतलब होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से देखते हैं, बनाते हैं, समझते हैं। उससे हमें ये समझ में आता है कि अच्छा फर्म ने इतना कैश आया गया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना आया गया है, इन्वेस्टिंग से इतना आया है और फाइनेंसिंग से इतना आया गया है। और फिर एंड में हम पता करते हैं कि अच्छा इतना कैश आने जाने से पूरे इस अकाउंटिंग पीरियड में कुल मिलाकर कितना कैश आया या गया है, यानी कितना चेंज हुआ है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो बार बार ये 3 वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3 एक्टिविटीज में डिफाइन हमने बताया ना कैश फ्लो स्टेटमेंट कि ऑपरेटिंग से कितना कैश आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया, फाइनेंसिंग से कितना आया। तो अब हम इनको जानते हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग होती क्या है। पहली बात, चलिए पहले हम डिफाइन करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनका बिजनेस की ऑपरेशन से सीधा सीधा लिंक है। ऑपरेशन से क्या मतलब हुआ? ऑपरेशन से मतलब हुआ कि भाई जो आप बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस करने के लिए ये एक्टिविटीज जरूरी हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टेशनरी का बिजनेस करता है तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या शामिल होगा? उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा बुक्स, नोटबुक्स वगैरह, पेन वगैरह, ये खरीदना, ये बेचना, है ना, ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है। यानी कि कैश सेल्स मान लीजिए, क्रेडिट सेल्स मान लीजिए, है ना, बेचना। ऐसी कैश परचेजेस मान लीजिए, क्रेडिट परचेजेस मान लीजिए। इसके अलावा जो उसके खर्चे हैं जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेशन मतलब कि भाई ये बिजनेस करना है तो ये वाले खर्चे करने हैं, जैसे कि रेंट की पेमेंट करना। मान लीजिए अगर उसने जगह किराए पे ले रखी है तो भाई वो बिजनेस करना है तो रेंट तो पे करना पड़ेगा ना, है ना, तो रेंट पे करना। इसके अलावा मान लीजिए उसने एक लड़का रखा हुआ है, 1 एम्प्लॉय रखा हुआ है, उसकी सैलरी पे करना, तो ये भी उस बिजनेस की ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मान लीजिए वो एडवर्टीजमेंट कराता है अपने बिजनेस का, तो उसकी एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो हो गया। हाँ, इवन बैड डेट, भाई बैड डेट भी तो, क्योंकि भाई अगर क्रेडिट में बेचा है तो हो सकता है कोई ना कोई बैड डेट हो जाए, तो ये सब बिजनेस के ऑपरेशन से लिंक्ड है। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? दे आर रिलेटेड टू the, here the word is very important, related to the operations
ऑपरेशंस का मतलब है ऑपरेशंस जो उसकी रोजमर्रा की बिजनेस की एक्टिविटीज हैं वो वाली, उस बिजनेस की, द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, द बिजनेस। ये मैंने द बिजनेस वर्ड क्यों लिखा, ये उस बिजनेस की बात हो रही है। ऐसा हो सकता है जैसे कि कोई एक्टिविटीज किसी बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग है लेकिन दूसरे बिजनेस के लिए वो नॉन ऑपरेटिंग है, यानी वो ऑपरेटिंग नहीं है ना, नहीं है तो मतलब हो सकता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो। तो बिजनेस की ऑपरेशन से सीधा सीधा जिसका संबंध होता है वो होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके हमने आपको एग्जांपल्स में कहा, इसके एग्जांपल्स जो हैं, इसके एग्जांपल्स हमने जैसे कहा कैश या फिर क्रेडिट में सेल्स, कैश या क्रेडिट की सेल्स मान लीजिए इसी तरीके से कैश या क्रेडिट परचेजेस, कैश और क्रेडिट परचेजेस ये मान लीजिए, ठीक है। इसके अलावा रेंट की पेमेंट करना, रेंट पेड हो गया, सैलरी पेड हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड हो गया, इवन डेप्रिसिएशन। भाई अगर आप बिजनेस करते हो तो अपनी फिक्स एसेट्स को भी तो यूज करते हो, हाँ, तो जो बिजनेस की एसेट्स यूज कर रहे हो तो फिर उसका जो डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट बिजनेस करोगे तो एसेट यूज करोगे, एसेट यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, है ना। सो इवन डेप्रिसिएशन, व्यूअर्स इसको बात को समझना, कभी कभी ना कुछ इसमें कुछ कंफ्यूजन हो जाती है कि लोग समझते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, नहीं, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन हम इसकी बात करेंगे कि कैश है कि नहीं है वो भी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग तो है, ये ऑपरेटिंग तो है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको समझ आ गई। अब चलते हैं दूसरी एक्टिविटीज हमारी, कौन सी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। हमने तीन कही ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश एंड कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो बताती है। तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिफाइन करा, अब हम डिफाइन करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है। इन्वेस्टिंग यानी ये वो एक्टिविटीज हैं जिनका रिलेशन किस चीज से है, ये रिलेटेड होती हैं, रिलेटेड टू, जहां पे बिजनेस ने, वो बिजनेस जो कर रहा है उसने जो पैसा लगा रखा है, भाई जैसे अगर हमने स्टेशनरी का एग्जांपल लिया तो हो सकता है कि उसने इक्विपमेंट्स कुछ परचेज करे हो, शोकेसेस बनवा रखे हो, कुछ फिक्स एसेट्स खरीद रखी हो, कुछ फर्नीचर बनवा रखा हो जिसको वो यूज करता रहता है। तो जो हमारी एसेट्स है ना, वो एसेट जिनको बेचना नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, जिनको बेचने के हिसाब से नहीं खरीदा, जैसे स्टॉक है, स्टॉक जैसे हमने कहा ना कैश एंड क्रेडिट सेल्स और परचेजेस, ये तो स्टॉक को ही तो खरीदते बेचते हो ना, तो वो तो हमारा, वो तो खरीदा इस पर्पज से था कि बेचना है, वो तो ऑपरेशंस हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी एसेट्स आपने खरीदी हैं, ज्यादातर नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, उनको खरीदना बेचना। सो दीज आर रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एसेट्स। कहने का मतलब है उनकी सेल परचेज, लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदना, लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचना, उनकी सेल परचेज करना, एंड उससे रिलेटेड एक्टिविटीज। क्या मतलब है, इनसे अक्सर कभी कभी इनकम हो जाती हैं, तो उनकी इनकम और मे बी देयर मे बी समटाइम्स देयर कैन बी सम एक्सपेंसेस। इसकी एग्जांपल बताते हैं, देखो सुनो, जैसे मशीनरी खरीदना, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मशीनरी, हम ये बात करें अगर मशीन को रेगुलर यूज करना है, बेचने के लिए खरीदी हुई नहीं, अगर कोई बिजनेस मशीनें बेचने का ही बिजनेस करता है तो फिर उसके लिए तो स्टॉक है, फिर उसके लिए ऑपरेटिंग है। एसी खरीदना, लेकिन एसी बेचने वाली कंपनी के लिए एसी को खरीदना भी और बेचना भी ऑपरेटिंग है। आप समझ रहे हो, आपको इस बात को अच्छे समझना है कि बिजनेस किस चीज का है। तभी हमने बताया था ना कि कोई एक्टिविटी किसी बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग हो सकती है और दूसरे के लिए वो हो सकता है कि वो इन्वेस्टिंग हो या फाइनेंसिंग हो। तो जैसे एसी बनाने वाली कंपनी, एसी बेचने वाली कंपनी के लिए एसी को खरीदना बेचना ऑपरेटिंग है, लेकिन किसी दूसरे फर्म के लिए, किसी ने अपने शोरूम के लिए एसी खरीद रखा है, हाँ उसको लगाया है, तो उसको एसी खरीदना उसके लिए जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू दी लॉन्ग टर्म एसेट्स। वो लॉन्ग टर्म एसेट्स यूज करने के लिए खरीदी हो या इस पर्पस के लिए कि चलो पैसा इन्वेस्ट कर देते, इससे इंटरेस्ट वगैरह आ जाएगा, मे बी क्या नाम है, इससे कुछ रेंट वगैरह आ जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स में जैसे हमने कहा परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, बिल्डिंग मशीनरी, इक्विपमेंट्स वगैरह, इनको खरीदना बेचना,
हैं। इनसे इनकम जैसे हो सकती है, अगर आपने बस एक्स्ट्रा प्लेस जगह पड़ी हुई थी उसको रेंट पे दे दिया तो उससे रेंट आना, है ना, तो ये सारा रेंट आ जाना। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उससे इंटरेस्ट आ गया, उससे डिविडेंड आ गया, तो डिविडेंड का आना, रेंट का आना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को खरीदना बेचना, ये सारा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब चलते हैं, तीसरी एक्टिविटी हमारी ऑपरेटिंग हमने समझ लिया, हमने इन्वेस्टिंग को भी समझ लिया। अब चलते हैं तीसरी एक्टिविटी में। तीसरी हमारी एक्टिविटीज आती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीसरी हमारी एक्टिविटीज आती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग, जहां से बिजनेस फाइनेंस हुआ है। भाई अगर आप, जैसे हम मान लो, हम बार बार बात कैसे एग्जांपल ले रहे हैं स्टेशनरी बिजनेस का, तो किसी ने अगर स्टेशनरी बिजनेस शुरू करा है या वो कर रहा है तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाया? ओनर ने हो सकता है अपनी कैपिटल दे रखी हो, है ना, या उसने लोन लिया हो, या उसने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया हो। तो जहां से बिजनेस फाइनेंस हुआ है, जो उसके वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, चाहे वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हो या शॉर्ट टर्म सोर्सेज हो, सो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, यानी उन सोर्सेज से पैसा आना यानी लेना या उनको वापस करना एंड देयर एक्सपेंसेस। इनके एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं? इनके एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने शेयर इशू करा, तो शेयर इशू करे, शेयर्स पर आप डिविडेंड पे करते हो। देखिए हमने जब इन्वेस्टिंग में कहा था वहां डिविडेंड रिसीव्ड कहा था। डिविडेंड रिसीव्ड हमारा इन्वेस्टिंग है, क्योंकि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे हमें डिविडेंड मिल गया, तो डिविडेंड मिलना जो है इन्वेस्टिंग है, लेकिन डिविडेंड पेड जो है वो हमारा फाइनेंसिंग है। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहीं लोन दिया हुआ है या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं या लोन दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट आ गया, वो हमारा इन्वेस्टिंग है। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा इन्वेस्टिंग है, लेकिन इंटरेस्ट पेड जो है वो हमारा फाइनेंसिंग एक्सपेंस है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड हो गया। तो इस तरीके के ऐसे शेयर्स इशू करना, शेयर्स की रीपेमेंट कर देना, ऐसे ही मतलब मान लीजिए रिडीमेबल है तो ऐसे डिबेंचर्स इशू करना, डिबेंचर्स रिडीम करना, लोन लेना, लोन वापस करना, ये सारी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा हैं। तो अब दोबारा से हमने देखो चारों चीजें समझी। हमने कैश एंड कैश फ्लो को समझा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को समझा, फिर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझा, फिर हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को समझा, फिर इन्वेस्टिंग को, फिर इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंसिंग को। तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 के अंतर्गत बनाते हैं, AS3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना पैसा आया या गया। नंबर 1 ए, हम बता रहे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के 4 हिस्से कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया या गया। बी, फिर हम पता करते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना पैसा आया या गया, ये पता करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा हम पता करते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना पैसा हमारा आया या गया। तीनों के जब हमें पता चल जाते हैं कैश फ्लो स्टेट में, तीनों की एक्टिविटीज पता चल जाती है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना कैश आया गया यानी इतना चेंज हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इतना कैश आया या गया यानी इतना चेंज हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इतना कैश आया या गया इतना चेंज हुआ। तो कुल मिलाकर हमें पता चल गया कि नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, के पूरे साल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इतना चेंज आया। आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पता होने चाहिए।
कैश जो कैश की फॉर्म में है, कैश इक्विवेलेंट्स जो कैश की तरह है। हमने इसके बिगिनिंग में जब हम स्टार्ट करते तो इसी बात से स्टार्ट किया था। तो ये हमें चेंजेस पता चल गए कि पूरे साल में इतना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से चेंज हुआ कैश में, इतना इन्वेस्टिंग से चेंज हुआ, इतना फाइनेंसिंग से चेंज हुआ, और अब अगर मैं इसके अंदर करूं इतना तो चेंज हुआ, तो भाई ऐड कर दूं मैं इसके अंदर कि फिर साल के शुरू में पैसा कितना पड़ा था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना पड़ा था। फर्ज करते हैं हम सिंपल एक इमेजिन सिचुएशन कि चेंज आया 2 लाख रुपए का, कुल मिलाकर ऑपरेटिंग से इतना, इन्वेस्टिंग से इतना, फाइनेंसिंग से आया, तीनों का मैं मिला दूं तो कुल मिलाकर कहते हैं कि 2 लाख का चेंज आया। ठीक है जी, 2 लाख का चेंज आया। पता करो साल के शुरू में कितने रुपए पड़े थे, 3 लाख पड़े थे। 3 लाख पड़े थे, 2 लाख और आ गए। चेंज का मतलब मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बात को समझेंगे। तो 2 लाख का चेंज आया, 2 लाख आया कुल मिलाकर, 3 पड़ा हुआ था, तो साल के एंड में कितना हो गया, साल के एंड में हो गया 5 लाख। यानी ये मिल गया हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये आज हमने क्या करा, आज हमने ना बड़ी बेसिक बातों को समझा, जिसमें आज हमारा बेसिक फॉर्मेट जो हमने समझा कि हमें पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मीनिंग समझ आना चाहिए, फिर हमें इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है ये समझ आना चाहिए, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है, और ये अब इनमें करना कैसे है ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम इनकी और डिटेल्स लिखेंगे एक एक की कि इनको कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो मेरा ख्याल है आपको इतना समझ में आ गया होगा। बेसिक बातों को आज अच्छे से समझ लीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें हम इनकी कैलकुलेशन, उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है उन सबको समझाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, कमेंट करना नहीं भूलना, और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इनके कैलकुलेशंस को नेक्स्ट में बताएंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।